डेट है 20 मार्च। हमारा PYQ 1993 में एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसके अंडर में हमारे जो एमपीज़ है, चाहे वो लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, लोकसभा के एमपी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही राज्यसभा के एमपीज़ अपने स्टेट में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटेड एमपीज़ होते हैं ये ना ऑल इंडिया कहीं भी इस स्कीम को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें ना हर एमपी को हर साल एवरी ईयर 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब स्कीम शुरू हुई थी ये थी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में 1993 में। 1995 में इस स्कीम को शिफ्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में। और इसी इवेंट को 2020 में 25 ईयर पूरे हो गए थे। यूपीएससी ने उस पर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। विथ रेफरेंस टू फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MP लैड्स, और हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। और नीचे देखते हैं क्वेश्चन की डिमांड है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट, MP लैड फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एटसेट्रा। ये बात बिल्कुल सही है। हर एमपी को 5 करोड़ इसीलिए तो हर साल दिए जाते थे। तो ना हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम ना ऑप्शन में से बी हटा देते हैं। अब आते सेकंड स्टेटमेंट पे। ए स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच एमपीज फंड मस्ट बेनिफिट SC ST पॉपुलेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसा ना हो जाए कि कोई एमपी स्पेसिफिक कम्युनिटी का हो और ना वो अपने कम्युनिटी के लिए ज़्यादा खर्च करे और बाकी कम्युनिटी के लिए कम खर्च करे। इसलिए इस स्कीम में एक प्रोविजन है, स्पेसिफिक फंड आप ना SC एंड ST के पॉपुलेशन के लिए यूज़ कीजिए। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और अगर नीचे ऑप्शन देखते ना, हर ऑप्शन में 2 हमें दिख रहा है। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। MP लैड्स फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस। बात बिल्कुल सही है, हर साल 5 करोड़ रुपीज मिलते हैं। एंड अनयूज फंड्स कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। यहाँ से ना स्टेटमेंट में 2 पॉइंट हमें मिलते हैं। एक आता है ईयरली मैटर, दूसरा आता है फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर यूज नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपका इस साल का पेमेंट बाकी है 5 करोड़ में से, आप ना उसको अगले साल के लिए यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हमारा स्टेटमेंट थर्ड हम हटा देते हैं। जैसे ही हमारा स्टेटमेंट थर्ड हट जाता है, हमारा ऑप्शन सी भी हट जाता है। अब आते हैं स्टेटमेंट 4 पे। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी रहेंगी मस्ट इंस्पेक्ट एट लीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इंप्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ये बात बिल्कुल सही है। ये फंड को रिकमेंड करते हैं वहाँ के MP, लेकिन फंड होता है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में। और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ना उस फंड को 10 ईयर देखते हैं, 10% यूटिलाइज करके देखते हैं कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जहाँ पे पेमेंट का एलोकेशन हुआ है फंड का। तो हमारा स्टेटमेंट 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है और इसका आंसर आता है D। अभी ना इस स्कीम को पूरे हुए 30 ईयर, तो ना फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो अभी डिमांड चल रही है ये जो MP लैंड की स्कीम आती है इसके अंडर में ना 5 करोड़ रुपए काफी कम है। आप ना इसको 20 करोड़ तक बढ़ा दीजिए। और ना ये टॉपिक हमारा इंडिया ईयर बुक में भी कवर होता है। जो स्टेटमेंट हमने अभी क्वेश्चन में देखे ऑलमोस्ट सारे यहीं से उठाए गए। जैसे MP लैंड्स 1993 में शुरू हुआ था और ना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, जो एनेबल करती है एमपीज को टू रिकमेंड वर्क। एमपी का काम है रिकमेंड करना वर्क को ऑफ डेवलपमेंट नेचर का, जो करे क्रिएट ऑफ ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट, जो हो सकता है ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड एंड एटसेट्रा। हर एमपी को एनुअली मिलेंगे 5 करोड़ रुपीज। लेकिन जो रोल है एमपी का, ये काम ना उनका सिर्फ लिमिटेड है रिकमेंडिंग वर्क का। सारा काम काज देखते हैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, जो सैंक्शन करती है, एग्जीक्यूट करती है यानी कंप्लेंट करती है उस काम को। साथ ही अगर कहीं डिजास्टर आ जाता है या कोई फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, तो उस सिचुएशन में एमपी ना उसको ज़्यादा पेमेंट कर सकते हैं इस फंड में से। और आपको ना स्पेसिफिक फंड SC एंड ST के लिए यूटिलाइज करना होगा। हम चलेंगे 4 धाम यात्रा। यहाँ पे ना 4 टेम्पल से 4 धाम में, जो आते हैं उत्तराखंड। साथ ही यहाँ पे श्री हेमकुंड साहिब भी है। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये जो 4 धाम है इनको ना आप ईस्ट टू वेस्ट अरेंज कीजिए या फिर वेस्ट टू ईस्ट को अरेंज कीजिए। यमुनोत्री जहाँ से शुरू होती है
यमुना रिवर। फिर आती है गंगोत्री, जहाँ से शुरू होती है भगीरथी रिवर। फिर आते हैं केदारनाथ, जहाँ से शुरू होती है मंदाकिनी रिवर। 4 आता है बद्रीनाथ, जहाँ से शुरू होती है अलकनंदा रिवर। रिवर का जो सोर्स है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है, ये रिवर कहाँ पे एक जगह मिल जाते हैं, उस प्लेसेस का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे विष्णु प्रयाग, वहाँ पे ना धौली गंगा एंड अलकनंदा रिवर मिल जाती है। फिर है नंद प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा एंड नंदाकिनी मिल जाते हैं। फिर है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे पिंडर गंगा एंड अलकनंदा मिल जाते हैं। फिर आता है रुद्रप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा एंड मंदाकिनी मिलते हैं। और लास्ट देवप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा एंड भगीरथी रिवर मिलते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इनको अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और उसके आगे ना गंगा शुरू हो जाती है। अब आते हैं हमारे एडिटोरियल के डिस्कशन पे। डेली डिलिमिटेशन कमीशन के ये जो ना आर्टिकल, इशू, न्यूज़ रोज आते हैं, इसको ना बार बार नहीं पढ़ना है। इस पे ना बस 2 काम करने हैं। फर्स्ट, एक बार गूगल कर लेना है क्या होता है डिलिमिटेशन कमीशन, इसको कौन अपॉइंट करता है और उसका काम क्या है। हो सके ये पॉइंट हमारा एम लक्ष्मीकांत से कवर हो जाए। सेकंड, इस पे ना पीवाईक्यू एक बार कर लेना है, डिलिमिटेशन कमीशन पे कौन से पीवाईक्यू आए थे, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना। हम ना इस पे 2 पीवाईक्यू करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन पे। फर्स्ट आया था 2012 में, विथ रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब डिलिमिटेशन का कमीशन का काम है, जितने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनको अलोकेट करना सीट उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। और ना अभी जो साउथ इंडिया के स्टेट है उनको यहाँ पे ना दिक्कत हो रही है, उनको लग रहा है इसके बाद हमारे पार्लियामेंट्री सीट कम हो सकती है। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्ट आंसर। ये बात बिल्कुल सही है। साउथ इंडिया के स्टेट या कोई भी इतना क्यों दिक्कत हो रही है डिलिमिटेशन कमीशन पे? अब तक डिलिमिटेशन कमीशन आया भी नहीं है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी भी नहीं है, तब भी इशू हो रहा है। क्योंकि अगर डिलिमिटेशन कमीशन आ जाता है और अपनी रिपोर्ट देता है तो ना उस रिपोर्ट को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, और यही क्वेश्चन की डिमांड है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट बन जाता है और ना हम ऑप्शन में से बी एंड डी हटा देंगे। सेकंड स्टेटमेंट कहता है व्हेन ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन ऑर्डर्स। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी करंट का जो माहौल चल रहा है साउथ इंडिया का, तमिलनाडु से स्पेशली, अगर ठीक है डिलिमिटेशन कमीशन आता है, अपनी रिपोर्ट देता है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन आप अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में उसको चेंज कर सकते, मॉडिफाई कर सकते, नहीं कर सकते ना, इसलिए तो दिक्कत अब हो रही है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप ना कोर्ट में जा सकते हो, ना लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको मॉडिफाई कर सकते हो। हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2024 का जो प्रीलिम का क्वेश्चन था ये तो काफी सिंपल था। हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। ये पॉइंट तो एम लक्ष्मीकांत से भी कवर होता है। अब तक 4 टाइम डिलिमिटेशन कमीशन आए, 1952, 62, 72 एंड 2002। हो सके फिर से क्वेश्चन बन जाए। अब आते हैं इस आर्टिकल पे। आर्टिकल ना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हमारा प्री का भी क्वेश्चन बनता है, मेंस का भी क्वेश्चन बनता है। हमने देखा था फरवरी मंथ पे जो हमारा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट था, इसके अंडर में ना अभी रूल उन्होंने ड्राफ्ट बनाया, उसी पे ना काफ़ी न्यूज़ आ रही थी। इस रूल में एंड इस एक्ट में एक क्लॉज है, इसके अंडर बनेगा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, और इनके जो चेयरमैन होंगे या इनके मेंबर होंगे इनको अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोर्ड का काम है क्वासी जुडिशियल, और जीएस2 का टॉपिक है डिफरेंट जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडीज। हो सके यहां मेंस का क्वेश्चन बने। तो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का काम रहेगा इन डाटा का काम देखना, अपील देखना यहां से। और अगर आपको डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का कुछ दिक्कत है इनके रूलिंग से या जजमेंट से, आप ना अपील कर सकते हो। कहां पे? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, और ना विद इन 6 मंथ में ये ट्रिब्यूनल अपना जजमेंट देना चाहिए। और राइटर यहाँ पे 3 बात कहना चाहते हैं। ये जो डिजिटल
ये जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसमें ना 3 रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये ना राइटर का कहना है। फर्स्ट आता है इनके जो मेंबर होते हैं, आप ना उन मेंबर में टेक्निकल मेंबर भी ऐड कर दीजिए। आप इनकी कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, जो ना जिनके पास केसेस आते हैं जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और ना आप इसको डिजिटल कर दीजिए, इस पूरे बोर्ड को, ट्रिब्यूनल को। और आगे जितना दिया है सारा इसको एक्सप्लेन किया है। मेन पॉइंट बस हमारा यहां तक है। अब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, इंडियाज जस्टिस सिस्टम। आर्टिकल के 2 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। एक्स्ट्राडिशन मतलब इंडिया में क्राइम किया जाता है और आप बाहर कहीं चल जाते हो, तब ना इंडिया डिमांड करता है उस स्टेट से, कंट्री से, आपने उस पर्सन को हमें दे दो। और दूसरा यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर या फिर डेथ। मेन फोकस आर्टिकल का है कस्टोडियल टॉर्चर का। इसके लिए ना एक यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है जिसका नाम है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। आप अपने जुरिडिक्शन में जो जेल में होते, लॉकअप में होते, उन पे ना टॉर्चर ना कीजिए। और इसको ना हमने अब तक रेटिफाई नहीं किया है। यहां से सेकंड लाइन हमारी प्रीलिम की बन सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल 51C एंड आर्टिकल 253, ये मैंडेट देता है आप ना इंटरनेशनल ट्रीटी को विद रिस्पेक्ट फॉलो करें। ये बात लॉ कमीशन ने भी कही थी आपने 273 रिपोर्ट में। अपना कुछ ड्राफ्ट बनाए जिसमें जो कस्टोडियल टॉर्चर है या उस पर बात कीजिए। और आर्टिकल 21 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट में कहा था, जैसे डीके बसु 1997, पुट्टास्वामी 2017, नंबी नारायण 2018 एंड रोपिला थापर 2018, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। फिर यहां पे ये देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। ये सेफगार्ड करता है इंटरेस्ट ऑफ विक्टिम्स हु फेस टॉर्चर एंड हाईलाइट करता है अनकैट को। ये ना इस्टेब्लिश है 1987 में। स्टॉप टॉर्चर एंड अदर क्रूल अनह्यूमन डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट पूरी दुनिया में इसका ऑब्जेक्टिव है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके मेंस का क्वेश्चन बने। दिक्कत क्या है, 2 पर्सन है, उनको ना इंडिया अपने पास लाना चाहता है एक्स्ट्राडिशन के थ्रू, वो मना कर रहे हैं, बाकी गवर्नमेंट भी मना कर रही है। उनको लग रहा है अगर इंडिया में लेके जाएंगे तो हो सके हमें कस्टडी में टॉर्चर करें। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। आप जब भी कहीं शॉपिंग करने जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो अपने डेबिट कार्ड का यूज करके अपना बिल पेमेंट करते हो। तो ये जो मशीन दिख रही है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ये मशीन ना दुकानदार के पास होती है। जब भी आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो ना ये मशीन यूज करने से 2 to 3% उस पर ना चार्ज लगता है। और वो चार्ज पे करता है जो दुकानदार है या जो होटल का ओनर है, वो पे करता है उसके बैंक को। इसलिए मोस्टली दुकानदार ये कहते हैं भैया आप कैश पेमेंट कर दो, क्योंकि हर बार 2-3% जा रहा है तो लॉस होता है। तो इसी को रोकने के लिए और हमें ना डिजिटल फाइनेंस को बढ़ाना था, ट्रांजेक्शन को, गवर्नमेंट ने लाया था मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उन्होंने कहा था ठीक है आप ना प्रोमोट कीजिए इस मशीन को, जितना लॉस होता है दुकानदार का हम उसको कंपनसेशन दे देंगे। तो इसी पे ना प्रीलियम 2018 के क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम सीन इन न्यूज। और इसका ऑप्शन आता है सी, द चार्ज टू अ मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू बैंक डेबिट कार्ड्स। ये बात बिल्कुल सही है। अब ना इसी पे आज एक न्यूज आई है, जो पॉइंट ऑफ सेल से आप ट्रांजेक्शन करते हैं मर्चेंट को ना उस पर इंटरेस्ट देना होता है बैंक को। और अभी जो यूपीआई है और मर्चेंट यूपीआई यूज कर रहे हैं तो उस पर भी ना बैंक को आपको कुछ पेमेंट करना होता है। तो गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, तो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव स्कीम शुरू की है टू प्रमोट यूपीआई ट्रांजेक्शन बिलो 2000। और मर्चेंट डिस्काउंट रेट में जितना लॉस होता है उस मर्चेंट का गवर्नमेंट ना उसको बियर करेगा। एक्सपेंस फॉर पेमेंट ऑफ लेस देन 2000 मेड टू मर्चेंट, मतलब बैंक को मर्चेंट पेमेंट करेगा, उसके बाद गवर्नमेंट उस मर्चेंट को उसका पेमेंट वापस कर देगा। ये ना ये न्यूज का कहना है, हो सके यहां से प्रीलियम का क्वेश्चन बने। अब आते हैं इस न्यूज पे, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हम हमारे आंसर में लिख सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे स्टेट है, ये कहते हैं हमारे डेवलपमेंट का लेवल काफी हाई चला गया है, हमारे पर कैपिटल इनकम भी काफी हाई गया है, लेकिन अभी कोर्ट का कहना है ठीक है अपनी अच्छी बात है डेवलपमेंट किया,
लेकिन क्या पॉसिबल है क्या एक तरफ आप कह रहे हैं आपकी डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ आपके स्टेट में जो बीपीएल की पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन ये ना कम से कम 70% है। मतलब 70% लोग आपके पास गरीब है या बीपीएल में आते हैं और 30% लोग डेवलप आ जाते हैं। ये दो एंगल कैसे दिखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का कहना है क्लेम्स ऑफ हाई डेवलपमेंट रेट एंड पर कैपिटा इनकम, जब कुछ स्टेट कहते हैं लेकिन उनकी स्टेट की 70% पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो क्या जो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम हम लाते हैं या फूड सब्सिडी देते हैं ये ना गरीब लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती क्या? ये ना इसकी मेन डिमांड है। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। प्रीलियम 2024 में एक क्वेश्चन आया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पे, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। व्हाट आर ड्यूटीज ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। यहां हमें फाइंड करना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट कहते हैं सीडीएस परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये बात बिल्कुल सही है। आपको ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी पता होना चाहिए। हमारे पास 3 फोर्सेस है, एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, तीनों के अपने अपने हेड होते हैं। तो ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में क्या होता है, हर एक का तीनों आर्मी फोर्स के कमांडर यहाँ होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में, इसके मेंबर होते हैं। और रोटेशन वाइज इसकी ना चेयरमैनशिप चेंज होती रहती है। इस साल आर्मी के पास है, नेक्स्ट ईयर नेवी के पास हो सकती है, नेक्स्ट ईयर किसी और के पास होती है। लेकिन जिसकी ज़्यादा एज हो ये ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मेंबर मतलब चेयरमैन होता है। तो ना इसको हटा के हमने इसको लाया सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये ना हमेशा रहेंगे। जिस तरह से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में वहां के चेयरमैन चेंज होते थे, अपना सीडीएस में एक ही रहेंगे। ये बात यहां पे बिल्कुल सही है, परमानेंट चेयरमैन। हमारा ऑप्शन सी हट जाता है। सेकंड स्टेटमेंट आता है एक्सरसाइज मिलिट्री कमांड्स ओवर 3 सर्विस चीफ। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि तीनों सर्विस चीफ अपने अपने फोर्सेस के कमांडर रहेंगे और उनके भी कमांडर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी। तो इस हिसाब से ना हमारा सेकंड स्टेटमेंट हट जाता है। हम हटा देंगे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। थर्ड आता है प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर। ये बात बिल्कुल सही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के मैटर में सीडीएस हमारे डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन सेम एडवाइस या अदर एडवाइस हर आर्मी के जो चीफ रहेंगे, एयरफोर्स के, नेवी के, वो भी ना एडवाइस दे सकते हैं। 2019 में हमने सीडीएस को अपॉइंट किया था और उसके बाद में ना जो हमारी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है उसके अंडर में एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एडवाइजर का। और इसके लिए ना हमें कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन हमारे इंडिया ईयरबुक में कवर होता था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इन रैंक ऑफ 4 स्टार जनरल, इनके कंधों पे 4 स्टार है और इनकी जो सैलरी है ये सेम आता है सर्विस चीफ। सीडीएस एक हेड है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के, साथ ही परमानेंट चेयरमैन है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑन ऑल ट्राई सर्विस मैटर में। सीडीएस डज नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। यूपीसी ने यही किया, यहां से लाइन टू लाइन उठाई, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब हो सके अगला क्वेश्चन बने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का, यहां से प्री का भी क्वेश्चन बन सकता है, साथ ही मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है। इनका काम है प्रमोट करना जॉइंटनेस, प्रोक्योरमेंट का, ट्रेनिंग का, साथ ही स्टाफिंग का, हमारी सर्विसेज का। ये रिस्ट्रक्चर करेंगे मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का, साथ ही प्रमोट करेंगे इक्विपमेंट जो हमारे इंडिया में बने। अब आते हैं इस न्यूज पे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। यहां से एक प्री की लाइन बन सकती है और इस मिशन के हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है। हम ना इन्हांस करना चाहते हैं हमारे बोविन्स की प्रोडक्टिविटी, साथ ही उनका मिल्क का प्रोडक्शन। हम प्रमोट करना चाहते हैं ब्रीडिंग ऑफ हाई जेनेटिक मेरिट बुल्स की। हम स्ट्रेथन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कवरेज को, साथ ही हम प्रमोट करना चाहते हैं कंजर्वेशन ऑफ हमारे स्वदेशी एनिमल्स की, बोविन्स एनिमल की। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब आते हैं इस न्यूज पे। दिल्ली में अभी राइसनो डायलॉग चल रहा है और वहां पे ना फिलीपींस के जो सीडीएस है वो आए। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा इंडिया ने ना ज्वाइन करना चाहिए स्क्वाड को। ये है स्क्वाड। हम देखते हैं क्वाड, QUAD, इसमें ना 4 मेंबर आते हैं, इंडिया, जापान,
यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। सिमिलर आता है स्क्वाड, इसमें भी 4 मेंबर आते हैं और इनका काम है टैकल करना चाइना को इन साउथ चाइना सी में, जिनके मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड स्टेट्स। हो सके एक प्री का क्वेश्चन बने डिफेंस में या सिक्योरिटी में या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्वाड एंड स्क्वाड, इसको मिलकर भी क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारे बिजनेस पेज पे। अभी ना आरबीआई की रिपोर्ट आई है, इसका टाइटल है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ इंडियन रेमिटेंसेस। मतलब जो इंडियन पीपल बाहर जाते हैं जॉब के लिए, वो ना रेमिटेंसेस इंडिया में भेजते हैं। इसके पहले ना रेमिटेंसेस हमें ना गल्फ नेशन से ज़्यादा आते थे, अभी ना इस पे जगह पे आ रहे हैं यूएस एंड यूके से। ये इस न्यूज़ का कहना है, हो सके यहाँ से प्रीलिम के लिए बने। यूपीएससी प्रीलिम में हर साल आईआर के क्वेश्चन आते हैं 4 to 5 क्वेश्चन ना 2 टाइप से आते हैं। एक आता है प्लेसेस इन न्यूज़, दूसरा आता है वहाँ पे क्या इवेंट्स हो रही है, और थर्ड आता है मैपिंग का क्वेश्चन। प्लेसेस इन न्यूज़ एंड इवेंट्स। अर्जेंटीना, हम ना 2024 का प्री का क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें यहाँ फाइंड करना है करेक्टली मैच कंट्री एंड रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज़। फर्स्ट है अर्जेंटीना, वहाँ पे ना वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, ये बात बिल्कुल सही है। हिंदू में लास्ट 2-3 ईयर से इस पर ना काफ़ी न्यूज़ आ रहे थे। हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट सही है, हम हटा देंगे हमारा ऑप्शन डी। फिर आते सूडान पे। सूडान को हमने बहुत बार कवर किया है, यहाँ पे वार चल रहा है उनके कंट्री के आर्मी में, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में, ये बात बिल्कुल सही है। हम ना हमारा ऑप्शन ये हटा देंगे। फिर आता है टर्की। टर्की अपनी नाटो की मेंबरशिप छोड़ना चाहता है, ऐसी कोई न्यूज़ आई नहीं। तो नाटो टर्की छोड़ना चाहता है, ये न्यूज़ आई नहीं, कभी दिखी नहीं। तो ना हम हमारा स्टेटमेंट 3 हटा देंगे, और जैसे हट जाता है हमारा ऑप्शन सी हट जाता है। और ऐसी न्यूज़ के लिए ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन के लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना है, हिंदू सारा कवर करता है। ये 3 न्यूज़ देखिए, येमेन की, सूडान की एंड रवांडा एंड कांगो की। क्वेश्चन ना तीनों न्यूज़ के मिला के क्वेश्चन बन सकता है। हमने होती रिबेल्स, येमेन, सद्दा, हौदे लास्ट 2 दिन पहले कवर किया था। सूडान में जो पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, और उनके आर्मी के बीच वार चल रहा है, इसको भी कवर किया। सूडान आता है, उसकी कैपिटल खार्टूम। ये हो सके यहाँ से मैपिंग का क्वेश्चन बने। और M23 रिबेल ग्रुप्स, रवांडा एंड कांगो, इसको तो बहुत बार कवर किया। अब ना तीनों न्यूज़ की मिला के क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज़ पे। एलन मस्क का स्टार्टअप है, इसका नाम है XAI। अब इन्होंने बनाया है ग्रॉक 3 चैटबॉट। इनका कहना है ये चैटबॉट दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थैंक यू।